क्या आपके बचपन की कोई ऐसी याद है जो आपको गलत लगती हो? किसी कार्टून में किसी चीज की झलक, किसी किरदार की मुस्कान से एक अजीब सा एहसास जिसे आप समझा नहीं पाए। आपने उसे नजरअंदाज कर दिया। आखिरकार वो बच्चों के लिए ही तो थी, वो सुरक्षित थी। यही वो झूठ था जो उन्होंने आपको बताया था। सच तो ये है कि कुछ कहानियां बच्चों के लिए नहीं होती। वो बच्चों का चेहरा ओढ़ने, आपके करीब आने और आपके कानों में वो बातें फुसफुसाने के लिए रची जाती हैं जिन्हें आपका नन्हा मन समझ नहीं पाता, लेकिन आपकी आत्मा महसूस कर सकती है। आज हम उनमें से एक के बारे में बात करने जा रहे हैं, और इस कहानी के अंत तक आप सिर्फ एक कार्टून नहीं देखेंगे, आपको एक मुखौटा दिखाई देगा और आप सोचने लगेंगे कि आप ऐसे कितने मुखौटों के साथ बड़े हुए हैं जो टेलीविजन स्क्रीन पर आपको देखकर मुस्कुरा रहे हैं। आप एक बच्चे का चित्र देखते हैं, है ना? बड़ा सिर, क्रेयॉन जैसी रेखाएं, एक साधारण हानिरहित कार्टून। यही वह धारणा है जिसे वे आपसे बनवाना चाहते थे। लेकिन हर एक रचना अपने रचयिता की आंतरिक दुनिया से शुरू होती है। एक विचार, एक आवेग, एक कल्पना जो किसी ऐसी जगह पर बेतहाशा दौड़ रही है जिसे आप देख नहीं सकते। और कल्पना की बात, इसके कोई नियम नहीं होते। इसे इस बात की परवाह नहीं होती कि बच्चों के लिए क्या है। शिनचैन का मासूम चेहरा जो लंच बॉक्स और बैकपैक पर चिपका रहता है, खेल के मैदान से बहुत दूर चेतना की एक अवस्था से जन्मा था। यह एक बहुत ही गहरे मेनू से चुना गया था। आपको लगता है कि आप इस किरदार को जानते हैं। आपने एक कहानी, एक एहसास को स्वीकार कर लिया है जो आपके लिए सावधानी से रचा गया था। लेकिन मूल एहसास, वह जो इसके निर्माण की कुंजी था, वह बिल्कुल कुछ और था। कुछ आपके लिए नहीं, बच्चों के लिए नहीं। यह एक रहस्य था जो साफ नजर में छिपा था, किसी के थोड़ा और करीब से देखने, सतह पर सवाल उठाने का इंतजार कर रहा था। आप जैसा कोई। लेकिन यह तो बस सतह है। सच्चाई तब सामने आने लगती है जब आप देखते हैं कि यह पहली बार कहां दिखाई दी थी। किसी शनिवार की सुबह किसी चमकते खुशनुमा टेलीविजन स्क्रीन पर नहीं। दुनिया ने पहली बार शिनचैन को एक पत्रिका के पन्नों पर देखा था। एक खास तरह की पत्रिका, वयस्कों के लिए, एक अलग रुचि वाले दर्शकों के लिए। यह 1990 का दशक था। चित्र, संदर्भ, सब कुछ वहां मौजूद था। एक सोचा समझा चुनाव, उसकी कर्ता शक्ति उसके स्थान में थी। उन लोगों के लिए एक संकेत जो जानते थे कि वे क्या देख रहे हैं। ये किसी बच्चे की कल्पना नहीं थी, ये एक वयस्क की टिप्पणी थी बचपन के आवरण में। जिस किरदार को आप एक शरारती 5 साल के बच्चे के रूप में देखते हैं, वो एक वाहन था, एक ट्रोजन हॉर्स जो दुनिया में एक कहीं ज्यादा जटिल और बेचैन करने वाला संदेश लेकर आ रहा था। आप छिपे हुए अर्थों की अवधारणा से तो परिचित हैं, लेकिन आपने शायद इसे कभी किसी ऐसी चीज पर लागू नहीं किया होगा जो इतनी शुद्ध दिखती हो। और यहीं पर शक्ति निहित है, उस अंधे स्थान में, इस सहज धारणा में कि कुछ चीजें वैसी ही होती हैं जैसी दिखती हैं। अब जरा गहराई में जाइए। 2 साल बाद 1992 में बदलाव होता है। स्थिर छवि जीवंत हो उठती है। एक टेलीविजन शो, कैथोड रे ट्यूब की गूंज, स्क्रीन की झिलमिलाहट, एक नया माध्यम, लेकिन वही मूल चेतना। और यह किसके लिए था? शुरुआती प्रसारण स्कूल के बाद के दर्शकों के लिए नहीं था। यह पत्रिका की तरह ही उसी जनसांख्यिकी पर लक्षित था। जापान के वयस्कों पर। कल्पना कीजिए, देर रात तक जागना, धीमी आवाजें, ऐसा हास्य जो एक बच्चे के सिर के ऊपर से उड़कर सीधे एक वयस्क पर आ पड़ता है। यह कोई संयोग नहीं था, यह एक सोचा समझा चयन था। रचनाकार अपने दर्शकों को समझते थे। वे जानते थे कि वे कैसी भावनाएं जगाना चाहते हैं। यह पुरानी यादों की गर्माहट या कार्टून का साधारण आनंद नहीं था। यह कुछ ज्यादा तीखा था, ज्यादा सनकी, वयस्क आंतरिक दुनिया का प्रतिबिंब, अपनी सारी कुंठाओं और बेतुकी बातों के साथ सबसे निहत्थे रूप में। एक छोटा लड़का जो अंदर से बिल्कुल भी छोटा नहीं था। यही वो बात है जो सब कुछ बदल देती है। यह सिर्फ कुछ परिपक्व चुटकुलों वाला एक विचित्र कार्टून नहीं था। यह मासूमियत का जानबूझकर किया गया उल्लंघन था।
शिनचैन का मूल सार वही चीज जिसने उसे एक 5 साल के बच्चे की अपेक्षित अवस्था से उसका पूर्ण अलगाव था। वह सिर्फ नाटक करने वाला बच्चा नहीं था। आई एम शो अपने नायक के माध्यम से एक अलग तरह की जागरूकता का प्रतिबिंब फुसफुसाता हुआ प्रतीत होता था। एक ऐसी जागरूकता जो कर्कश, असहज और अपने लक्षित दर्शकों के साथ गहराई से गूंजती थी। इसने सामाजिक मानदंडों को एक आईना दिखाया और उन्हें एक क्रेयॉन से चकनाचूर कर दिया। देर रात के रहने वाले कमरों में इसने जो हंसी पैदा की वह साधारण खुशी की हंसी नहीं थी, यह पहचान की हंसी थी। घबराई हुई, थोड़ी चौंकी हुई हंसी जो एक छिपे हुए सच को जोर से बोलते हुए देखने से आती है, खासकर एक कथित निर्दोष के मुंह से। भावना ही कुंजी है और जिस भावना को इसने खोला वह बच्चों का खेल नहीं था। अब आपको यह समझ आने लगा है ना? सौम्य छवि दरक रही है। इसकी बुनियाद वैसी नहीं है जैसा आपने सोचा था। यह किरदार, यह शो बच्चों का मनोरंजन करने की चाहत से पैदा नहीं हुआ था। यह एक कल्पना का प्रदर्शन था जिसका उद्देश्य बिल्कुल अलग था। इसकी संचालन शक्ति अपने असली स्वरूप को छिपाने की क्षमता थी। दुनिया के सामने एक चेहरा पेश करते हुए दूसरे को सतह के ठीक नीचे छिपाना। आप पहले से ही सच्चाई से वाकिफ हैं कि यह विश्वव्यापी घटना, लाखों लोगों के बचपन का यह प्रतीक, वयस्कों के लिए एक अंदरूनी मजाक के रूप में शुरू हुआ था। एक रहस्य जो किसी परिपक्व पत्रिका के पन्नों और देर रात तक चलने वाले टेलीविजन स्क्रीन की चमक में साझा किया गया था। यह खेल के मैदान के लिए कभी नहीं था। यह परछाइयों में एक जानबूझकर की गई आंख और एक गहरी हंसी के साथ पैदा हुआ था। और यह उत्पत्ति, यह छिपी हुई चेतना अंततः अपने रहस्य को अपने साथ लेकर दुनिया भर में फैल गई। आपने सोचा था कि राज बस उसकी जड़ में है, दर्शकों का एक साधारण मामला, लेकिन सच कभी इतना साफ नहीं होता। अब हम असल विषय वस्तु में जाते हैं। उसके मुंह से निकलने वाले शब्द। आप एक 5 साल के बच्चे को देखते हैं और आपकी चेतना तुरंत एक धारणा बना लेती है, मासूमियत, पवित्रता। लेकिन शिनचैन का किरदार एक कल्पना थी जो उस धारणा को चकनाचूर कर देने के लिए रची गई थी। उसका मुख्य गुण, उसके अस्तित्व का मूल एक परिपक्वता थी जो गलत लगती थी, अस्वाभाविक। यह किसी प्रतिभाशाली बच्चे का अपरिपक्व ज्ञान नहीं था। यह कुछ और था, एक ऐसा ज्ञान जो एक बच्चे में नहीं होना चाहिए। यह एक बड़े, ज्यादा थके हुए मन का मैं हूं था जो एक बच्चे के चित्र में फंसा हुआ था। वह बोलता था और जो शब्द निकलते थे वे किसी बच्चे के शब्द नहीं होते थे। वे एक वयस्क की आंतरिक दुनिया की गूंज थे, एक प्रकार के थके हुए संदेह से भरे हुए जिसका किंडरगार्टन कक्षा में कोई स्थान नहीं था। यह विकृति की पहली परत थी, एक बेचैन करने वाला एहसास कि आप किसी बच्चे को देख ही नहीं रहे थे। लेकिन ये तो बस सतह है। चलिए कॉमेडी की बात करते हैं, चुटकुलों की। आपको क्या हंसाता है? आश्चर्य, विडंबना या फिर असहजता? शिनचैन का हास्य इस मामले में भी बेजोड़ था। उसकी खासियत थी द्व्यर्थी चुटकुला, यानी 2 अर्थों वाला मजाक। एक अर्थ उस बच्चे के लिए था जिसे आप सोच रहे थे कि आप देख रहे हैं, दूसरा उस वयस्क चेतना के लिए था जिसे वो असल में प्रसारित कर रहा था। वो बेधड़क वयस्क महिलाओं के साथ फ्लर्ट करता था, ऐसी किरदार जो उसकी माँ, उसकी शिक्षिका जितनी उम्र की हो। और ये कोई प्यारा बचकाना क्रश नहीं था। उसके द्वारा इस्तेमाल किए गए शब्द, वाक्यांशों का खास चयन एक वयस्क के इरादे से ओतप्रोत थे। ये एक प्रदर्शन था, प्राकृतिक व्यवस्था को बिगाड़ने का एक जानबूझकर किया गया कृत्य। यहाँ मुख्य शक्ति थी असंगति। 5 साल के बच्चे का चेहरा 40 साल के आदमी की पिकअप लाइन कह रहा था। आप हंसते हैं लेकिन आपके दिमाग का एक हिस्सा चीखता है कि यह गलत है। यह स्थिति एक अलिखित नियम का उल्लंघन है और यहीं से भय का प्रभाव शुरू होता है। अब जरा गहराई में जाइए। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक फैसला था। 5 साल के बच्चे को किसी दूसरे के शरीर का आकलन करना नहीं आना चाहिए। उनमें संदर्भ और क्रूरता का अभाव था, लेकिन शिनचैन ने किया। उसने शरीर को शर्मसार किया। वह तीखी और सटीक टिप्पणियां करता जो उसके आसपास के बड़ों की गहरी असुरक्षाओं को छू जाती थीं। जरा सोचिए,
ऐसी चीज की कल्पना करने के लिए कितनी कल्पनाशीलता की जरूरत होती है। बड़ों की क्रूरता को एक बच्चे के रूप में ढालना, ये कोई शरारत नहीं थी, ये एक लक्षित मनोवैज्ञानिक औजार था। भावना ही कुंजी है, और इससे जो भावना पैदा हुई वो थी खुलासे की। पर्दे पर दिखाए गए किरदार आपके यानी दर्शक के प्रतिनिधि थे। उसके शब्द आपकी आंतरिक दुनिया में किसी भूली बिसरी असुरक्षा को खोज निकालते, और अचानक एक कार्टून बच्चे द्वारा आपको ही खरी खोटी सुनाई जाती। आप पहले से ही जानते हैं कि शब्द कैसे चोट पहुंचा सकते हैं, लेकिन आप मानते हैं कि क्रूरता के लिए एक खास स्तर के जीवन के अनुभव की जरूरत होती है। शो एक भयावह सवाल पूछता है, अगर ऐसा न हुआ तो क्या होगा। यहां वो बात है जो सब कुछ बदल देती है। यही व्यवहार शो का पूरा इंजन था। यह कोई दुर्लभ चौंकाने वाला पल नहीं था, यह आम बात थी। हर एपिसोड में सीमाओं को लांघने, दर्शकों को हंसी और बेचैनी के मिश्रण से बेचैन करने के नए तरीके चुने जाते थे। यह लगातार सोची समझी हरकतें किरदार को एक साधारण बुरे लड़के से कहीं ज्यादा भयावह बना देती हैं। वह एक प्रतीक बन जाता है, एक ऐसी अनफिल्टर्ड ईड जैसी चेतना का प्रकटीकरण जिसे सामाजिक अनुबंधों की कोई परवाह नहीं। यह माना जाता है कि बच्चे ये व्यवहार सीखते हैं, वे नकल करते हैं, वे आत्मसात करते हैं, लेकिन शिन चैन सीख नहीं रहा था। वह जानता था वह पूरी तरह से तैयार होकर आया था, अनुचित आचरण के लिए एक आदर्श माध्यम। यह सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि यह अवस्था, दूसरों के प्रति यह पूर्ण उपेक्षा एक प्रारंभिक बिंदु हो सकती है, न कि एक अंतिम बिंदु। यह मूल शुद्ध रूप हो सकता है, और हमारी विनम्रता बस एक नाजुक मुखौटा है जिसे हम पहनना सीखते हैं। आपको इसका एहसास होने लगा है ना? आपके अंतर्मन में वो हल्का सा मरोड़, जिस किरदार को आप एक सीधा सादा बिगड़ैल बच्चा समझ रहे थे, वो खुद को एक गहरी मनोवैज्ञानिक जटिलता की रचना साबित कर रहा है। उसकी हरकतें कोई घटिया हंसी के लिए लिखे गए बेतरतीब चुटकुले नहीं थे। ये सामाजिक मेलजोल की सतह के नीचे छिपे अंधेरे की एक सोची समझी पड़ताल थी। इस शो की संचालन शक्ति इसके एनिमेशन या कहानियों में नहीं, बल्कि एक बच्चे के रूप में बड़ों की चिंताओं को उजागर करने की इसकी क्षमता में थी। छेड़खानी, दोहरे अर्थ, बेपरवाह क्रूरता, ये सब एक सोची समझी प्रस्तुति थी। दुनिया के सामने एक विकृत आईना दिखाने के लिए रची गई कल्पना का एक नमूना, और जो प्रतिबिंब इसने दिखाया वो विचित्र, मजेदार और भयावह रूप से जाना पहचाना था। ये उस आंतरिक दुनिया का हिस्सा था जिसके होने का हम दिखावा करते हैं, और ये तो बस शुरू ही हुआ था। अब आप इसे देख पा रहे हैं। एक छुपी हुई वयस्क चेतना से जन्मा एक किरदार, असहज सच्चाइयों और बेचैन कर देने वाले हास्य का एक माध्यम। सालों से यह चीज को नियंत्रित कर लिया गया, अपने देश के एक विशिष्ट दर्शक वर्ग द्वारा साझा किया गया एक रहस्य। लेकिन सबसे शक्तिशाली विचार, अस्तित्व की सबसे प्रबल अवस्थाएं हमेशा के लिए सीमित नहीं रहती। उनका फैलने का एक तरीका होता है। 2006 में एक चयन किया गया, एक नया बाजार, एक नई चेतना को संक्रमित करने के लिए शो का प्रीमियर भारत में हुआ। हंगामा टीवी नामक चैनल पर। एक ऐसा नाम जिसका अर्थ है हंगामा या अव्यवस्था, एक आदर्श, लगभग भविष्य सूचक विकल्प। क्या आपको नहीं लगता? उस संकेत की कल्पना कीजिए, रंगों और ध्वनियों के उस संग्रह की और विचारों एक उपमहाद्वीप में फैल रहा था। इस अजीब वयस्क सोच वाले बच्चे के सामने एक बिल्कुल नई आंतरिक दुनिया उजागर होने वाली थी। अनुमान लगाया जा रहा था कि यह बस एक और कार्टून है, समय बिताने के लिए एक विदेशी मनोरंजन का टुकड़ा। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वे असल में क्या उजागर कर रहे थे, लेकिन ये तो बस ऊपरी तौर पर है। प्रतिक्रिया तुरंत हुई, और ये जबरदस्त थी। ये सिर्फ हिट नहीं थी, ये एक परिघटना थी। ये शो लोगों का पसंदीदा बन गया। देर रात के शोज में बड़ों के बीच नहीं, बल्कि बच्चों के बीच, लाखों बच्चों के बीच, पूरे देश में। जरा सोचिए, इसमें कितनी शक्ति है। बड़ों द्वारा बड़ों के लिए रची गई एक चेतना अब सीधे अपने सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले दर्शकों के दिमाग में पहुंच रही थी। ये एहसास ही कुंजी है, और इससे पैदा हुआ एहसास लत लगाने वाला था।
बच्चे मंत्रमुग्ध हो गए। वे नजरें नहीं हटा पा रहे थे। उन्होंने उसमें क्या देखा? क्या उन्होंने एक शरारती दोस्त देखा, या उनकी विकसित होती चेतना ने कुछ और पहचाना? एक वर्जित आजादी की झलक, अच्छा होने के अलावा कुछ और होने की इजाजत। इस कामयाबी का जश्न एक व्यावसायिक जीत के तौर पर मनाया गया, लेकिन यह बिल्कुल अलग ही था। यह एक आक्रमण था, खेल के मैदान पर एक खामोश, सम्मोहित कर देने वाला कब्जा। अब गहराई में जाइए। वह क्यों? यह अजीब, बेचैन करने वाला किरदार क्यों? रंग बिरंगे सरल नायकों और खलनायकों के इस समुंदर में शिन चैन सबसे अलग नजर आया। वह बच्चों के प्रोग्रामिंग के मैट्रिक्स में एक गड़बड़ था। उसकी कल्पना दुनिया को बचाने या कोई सबक सीखने के बारे में नहीं थी। उसकी कल्पना शुद्ध, निश्चल स्वार्थ के बारे में थी। उसके अस्तित्व का मैं हूं इतना शक्तिशाली, इतना निरपेक्ष था कि वह चुंबकीय था। उसने अस्तित्व की एक अलग अवस्था प्रस्तुत की, आज्ञाकारिता की नहीं, बल्कि आदेश की। वह चीजों की मांग नहीं करता था, वह उनकी मांग करता था। वह नियमों का पालन नहीं करता था, वह उन्हें अपनी सनक के अनुसार फिर से लिखता था। एक बच्चे के लिए जिसे लगातार बताया जाता था कि क्या करना है, कहां जाना है और कैसा महसूस करना है, यह एक रहस्योद्घाटन जैसा लगा होगा। एक चाबी ने उस दरवाजे को खोल दिया जिसके अस्तित्व के बारे में उन्हें कभी पता ही नहीं था। आप पहले से ही वही हैं जो आप बनना चाहते हैं, ऐसा उसके कार्यों से प्रतीत होता था। और लाखों बच्चों ने अपना चुनाव किया, उन्होंने उसे चुना। यहां वो बात है जो सब कुछ बदल देती है। यह सिर्फ निष्क्रिय देखना नहीं था, यह सक्रिय तल्लीनता थी। शो की सफलता सिर्फ रेटिंग से नहीं, बल्कि उसके मानसिक प्रभाव से मापी जाती थी। यह राष्ट्रीय बाल चेतना का हिस्सा बनता जा रहा था। माता पिता टीवी से आती उस किरदार की विशिष्ट, अजीब सी गहरी आवाज सुनते। वे अपने बच्चों को आंखें फाड़े बिल्कुल स्थिर बैठे देखते। वे शायद मुस्कुराते। अच्छा है कि उनके पास कुछ ऐसा है जिसका वे आनंद लेते हैं, एक साधारण, सुकून देने वाली धारणा। लेकिन उस शांत बैठक में एक बदलाव हो रहा था, एक कपटी पुनर्प्रोग्रामिंग। बच्चे की आंतरिक दुनिया, जो कभी उनके अपने मासूम विचारों और सपनों से भरी थी, अब एक नए किराएदार के लिए जगह बना रही थी। एक ऐसा किराएदार जिसकी हंसी व्यंग्यात्मक थी और जो अधिकार के प्रति पूरी तरह से अनादर रखता था। 1.5 दशक पहले एक जापानी वयस्क पत्रिका में बोए गए बीज को अब सबसे उपजाऊ जमीन मिल गई थी। आप बदलाव महसूस कर सकते हैं, है ना? कहानी अब किसी कार्टून के बारे में नहीं है, ये एक संक्रामक बीमारी के बारे में है, एक मेमेटिक वायरस जो पूरी आबादी में फैल रहा है। शिन चैन का काला राज अब सिर्फ इसकी उत्पत्ति के बारे में नहीं है, यह इसके प्रभाव के बारे में है, इसकी शक्ति के बारे में है। इस शो का भारत में आगमन कोई साधारण व्यापारिक सौदा नहीं था, यह एक मोड़ था, एक ऐसा क्षण जहां इस सावधानीपूर्वक रची गई वयस्क चेतना को एक ऐसी दुनिया में आजाद कर दिया गया जिसके लिए इसे कभी बनाया ही नहीं गया था। यह सफलता सिर्फ एक सफलता नहीं थी, ये एक विजय थी। और बच्चे, मासूम प्रशंसक सबसे पहले हताहत हुए। वे एक ऐसे दर्शन, एक ऐसी अवस्था को अपना रहे थे जिसे वे शायद समझ नहीं सकते थे। और उस आलिंगन के परिणाम, खैर, हंगामा शुरू होने ही वाला था। स्थानांतरण पूरा हो गया था, संकेत प्राप्त और एकीकृत हो चुका था, और फिर नकल शुरू हुई। यह सूक्ष्म रूप से शुरू हुई, एक अजीबोगरीब वाक्यांश, सिर का एक विद्रोही झुकाव, ऐसी बातें जिन्हें आप शायद नजरअंदाज कर दें। लेकिन यह सिर्फ मुट्ठी भर बच्चों द्वारा कोई नया स्लैंग शब्द सीखना नहीं था, यह व्यवहार में एक व्यापक बदलाव था। एक गंभीर प्रतिक्रिया पनप रही थी। उन शांत घरों से जहां हमेशा टीवी चालू रहता था, उबल रही थी। देखिए, आमतौर पर यह माना जाता है कि बच्चे नकल करते समय खेल रहे होते हैं, वे बस दिखावा कर रहे होते हैं। लेकिन कल्पना ही वास्तविकता का केंद्र है। आप जो कल्पना करते हैं वही बन जाते हैं। और लाखों बच्चे एक ऐसे चरित्र की चेतना में डूब रहे थे जो शुद्ध, अप्रतिबंधित अवज्ञा का प्रतीक था। वे सिर्फ शिन चैन की नकल नहीं कर रहे थे, वे सोचने लगे थे संदू से। उसकी आंतरिक दुनिया उनकी अपनी होती जा रही थी, और उनके जीवन में आने वाले वयस्कों को इसके परिणाम भुगतने ही वाले थे।
लेकिन ये तो बस ऊपरी तौर पर है। रिपोर्टें धीरे धीरे आने लगीं, फिर बरसने लगीं। शिक्षक, माता पिता, रिश्तेदार, सबने एक ही कहानी सुनाई। बच्चे बदल रहे थे। सबसे आम शब्द था जिद्दी। एक गहरी अडिग जिद जो पहले नहीं थी। मानने से इनकार, छोटी छोटी मांगों को ठुकराना, मानो अधिकार की अवधारणा ही उनके लिए मजाक बन गई हो। कार्टून की करता धरता शक्ति सिर्फ उन्हें हंसाना नहीं थी, बल्कि उन्हें सवाल करना और अंततः उनके जीवन को नियंत्रित करने वाली संरचनाओं को खारिज करना सिखाना था। यह भावना ही कुंजी है, और जिस भावना को विकसित किया जा रहा था वह पूर्ण आत्मसंप्रभुता की थी। बच्चे की चेतना का मैं हूं प्रखर हो रहा था, लेकिन उस चरित्र के विकृत स्वार्थी रूप में जिसे वे पूजते थे। वे सिर्फ दुर्व्यवहार नहीं कर रहे थे, वे मूल सिद्धांतों के एक बिल्कुल अलग समूह से काम कर रहे थे। अब गहराई में जाइए। यह निष्क्रिय प्रतिरोध से सक्रिय विद्रोह में बदल गया। माता पिता से जवाबी बातचीत, सिर्फ थके हुए बच्चे का कभी कभार का गुस्सा नहीं, बल्कि एक नई तीखी भाषा। एक ऐसी भाषा जिसमें एक तरह की अपरिपक्व निराशावादिता कूट कूट कर भरी थी। वे ऐसे शब्दों और वाक्यांशों का इस्तेमाल कर रहे थे जिन्हें वे पूरी तरह समझते नहीं थे, लेकिन वे उनका वजन जानते थे, वे असर जानते थे। वे एक चुनाव कर रहे थे, सहयोग की बजाय टकराव को तरजीह दे रहे थे। यह कहां से आया? आप पहले से ही कनेक्शन देख रहे हैं। यह एक सीधा डाउनलोड था। शो की स्क्रिप्ट उनकी अपनी जिंदगी की स्क्रिप्ट बन रही थी। वे शिनचैन की तरह अभिनय कर रहे थे, अपने सबसे करीबी लोगों पर उसकी मौखिक रणनीति का इस्तेमाल कर रहे थे। एक माता पिता के डर की कल्पना कीजिए जो अपने ही बच्चे को देख रहे हों और उनके माध्यम से एक अपमानजनक कार्टून चरित्र की आवाज सुन रहे हों। एक अजीब सी घाटी, यह सिहरन भरा एहसास कि आपके बच्चे का एक हिस्सा ओवरराइट किया गया है। यही वो चीज है जो सब कुछ बदल देती है। फिर आई भाषा, ऐसे शब्द जिनका बच्चों के शब्दकोश में कोई स्थान नहीं है। अनुचित, कभी कभी वयस्कों वाले वाक्यांश अनायास ही बातचीत में आ जाते हैं। यह सबसे खतरनाक संकेत था। यह इस बात का प्रमाण था कि वयस्क उन्मुख स्रोत कोड और बच्चे के मन के बीच की दीवार अस्तित्वहीन थी। शो ने अपनी पूरी स्थिति को एक नई पीढ़ी में सफलतापूर्वक ट्रोजन हॉर्स कर दिया था। बच्चे केवल ध्वनियों की नकल नहीं कर रहे थे, वे एक दृष्टिकोण अपना रहे थे, एक विश्व दृष्टि, चेतना की एक ऐसी अवस्था जहां कुछ भी पवित्र नहीं था और प्रतिक्रिया पाने का सबसे तेज तरीका था चौंकाना, अतिक्रमण करना। वही व्यवहार जिन्होंने शो को जापानी वयस्कों के बीच एक पंथ हिट बनाया था, अब भारतीय घरों में वास्तविक समय में चल रहे थे, लेकिन बिना किसी विडंबनापूर्ण दूरी के। यह अब कॉमेडी नहीं थी, यह एक व्यवहारिक संकट था, एक मनोवैज्ञानिक संक्रमण जो अनियंत्रित रूप से फैल रहा था। आपको वो सिहरन महसूस होती है ना? यहीं पर अमूर्त खौफनाक हकीकत में बदल जाता है। अब ये छुपे हुए मतलबों या छुपे हुए मूल्यों के बारे में नहीं है, ये इंसानी जिंदगी पर पड़ने वाले ठोस असर के बारे में है, एक माँ बाप और बच्चे के बीच के पवित्र बंधन के बारे में। इस शो ने सिर्फ मनोरंजन से कहीं ज्यादा किया था। इसने एक विचार को स्थापित किया था, एक धारणा। ये धारणा कि अनादर मजाक है, अधिकार मूर्खता है और अपनी इच्छाएं ही मायने रखती हैं। ये सिर्फ एक बुरा असर नहीं था, ये एक बच्चे की विकसित होती आंतरिक दुनिया का एक बुनियादी पुनर्प्रोग्रामिंग था। चैनल के नाम से वादा किया गया अराजकता, हंगामा यही था, और ये तो बस दुःस्वप्न की शुरुआत थी। मदद की पुकारें अब शोर में बदलने ही वाली थीं। चिंता की व्यक्तिगत फुसफुसाहटें एक एकीकृत चीख बनने वाली थीं। हजारों अलग अलग घरों में महसूस की जा रही बेचैनी जुड़ने लगी, एक आवाज मिलने लगी। देखिए, एक साझा एहसास की शक्ति अपार होती है, यह पहाड़ों को हिला सकती है या इस मामले में एक टेलीविजन शो को हटा सकती है। इसकी शुरुआत स्कूलों से हुई, अभिभावक शिक्षक संघों में, वे मिलन स्थल जहां घर की निजी चिंताएं सार्वजनिक चिंताएं बन जाती हैं। कोई अभिभावक अपने बच्चे के नए विद्रोही रवैये के बारे में कोई कहानी सुनाता, कोई दूसरा पहचान से आंखें चौड़ी करके सिर हिलाता, मेरा बच्चा भी, वे कहते। यह धारणा कि यह एक अलग थलग मामला है, एक निजी कमी है, टूट गई।
वे सब एक ही भूत से लड़ रहे थे, वही आक्रामक चेतना जिसने उनके बच्चों की आंतरिक दुनिया में घर कर लिया था। यह अब पालन पोषण की समस्या नहीं थी, ये एक सार्वजनिक संकट था। लेकिन यह तो बस ऊपरी तौर पर है। ये सिर्फ अनौपचारिक बातचीत नहीं थी, ये संगठित थीं। औपचारिक शिकायतें तैयार की गईं, पत्र लिखे गए। उन्होंने जिस भाषा का इस्तेमाल किया वह कठोर और हताशा भरी थी। उन्होंने शो को एक नकारात्मक प्रभाव, व्यवहारगत भ्रष्टाचार का स्रोत बताया। उन्होंने अपने बच्चों की स्थिति में आए बदलाव को मासूमियत से एक तरह की सीखी हुई निराशावाद की ओर बढ़ते हुए दर्ज किया। उनकी सामूहिक कल्पना, जो कभी उनके बच्चों के उज्जवल भविष्य पर केंद्रित थी, अब एक ही जरूरी काम में उलझी हुई थी, झर के स्रोत को हटाना। उन्होंने एक चुनाव किया, उन्होंने लड़ने का फैसला किया। भावना ही कुंजी है, और जिस भावना ने उन्हें एकजुट किया वह भय और सुरक्षात्मक प्रेम का एक शक्तिशाली मिश्रण था। वे एक कार्टून पर युद्ध की घोषणा कर रहे थे, अपने बच्चों की आत्मा के लिए युद्ध। अब जरा गहराई में जाइए। शिकायतों को एक लक्ष्य चाहिए था, एक ऐसा उच्च अधिकारी जो कार्रवाई कर सके, इसलिए वे बढ़ती गईं। पत्र और याचिकाएं प्रसारकों से आगे बढ़कर सरकारी गलियारों में पहुंच गईं। कल्पना कीजिए उस दृश्य की, एक सरकारी अधिकारी जो राज्य और अर्थव्यवस्था के मामलों से निपटने का आदी है, को एक दस्तावेज थमा दिया जाता है। विषय एक 5 साल का जापानी कार्टून चरित्र। यह बेतुका जरूर लगा होगा, लेकिन शिकायतों की विशाल मात्रा, माता पिता के शब्दों में व्याप्त जुनून और आतंक ने इसे नजरअंदाज करना असंभव बना दिया था। समस्या मनोरंजन से आगे निकल गई थी, यह राष्ट्रीय चिंता का विषय बन गई थी। शिन चैन की चेतना इतनी व्यापक, इतनी विघटनकारी हो गई थी कि अब इस पर स्वयं राज्य का ध्यान जाना जरूरी था। यह शो अब सिर्फ एक शो नहीं रह गया था, यह एक खतरा था, एक अस्थिर करने वाली शक्ति जिसका समाधान जरूरी था। यहां वो है जो सब कुछ बदल देता है। और फिर हथौड़ा गिरा। 2008 में भारत सरकार ने बच्चों के एक कार्टून के लिए कुछ अभूतपूर्व किया। उन्होंने उस पर प्रतिबंध लगा दिया, एक संपूर्ण प्रतिबंध। सिग्नल काट दिया गया, प्रसारण बंद कर दिया गया। यह शक्ति का एक अद्भुत प्रदर्शन था। एक पूरा राष्ट्र राज्य यह घोषणा करने के लिए उठ खड़ा हुआ, मैं यह नहीं हूं, हम ऐसे नहीं होंगे। यह एक सामूहिक भूत प्रेत निष्कासन का प्रयास था, अपने युवाओं की सामूहिक चेतना से उस आक्रामक तत्व को हटाने का। आप पहले से ही जानते हैं कि कैसे सरकारें राजनीतिक कारणों से किताबों या फिल्मों पर प्रतिबंध लगा सकती हैं, लेकिन यह अलग था। यह एक कथित मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक खतरे पर आधारित प्रतिबंध था। वे केवल सामग्री को सेंसर नहीं कर रहे थे, वे एक संबंध तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। लाखों बच्चों पर छाए एक सम्मोहन को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। प्लग खींच लिया गया, सन्नाटा। आप उस फैसले का बोझ महसूस कर सकते हैं, है ना? अंतिमता, इसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए जरूरी असीम शक्ति। यह इस बात का प्रमाण है कि यह शो सिर्फ 2 सालों में ही संस्कृति के ताने बाने में कितनी गहराई से समा गया था। यह एक अनोखे आयात से एक प्रिय, पसंदीदा और फिर एक राष्ट्रीय खतरा बन गया था। यह सफर बेहद तेज था। प्रतिबंध एक पल की शांति थी, पूरे देश में एक थम सी गई सांस। बड़ों की जीत हुई थी, उन्होंने अपने बच्चों की रक्षा की थी, उन्होंने विघटनकारी कार्यक्रमों को हटा दिया था। वैसे भी यही धारणा थी, लेकिन एक बार स्थापित हो जाने के बाद चेतना इतनी आसानी से मिटती नहीं। एक बार रोपा गया विचार सुप्त अवस्था में पड़ा रहता है। आंतरिक दुनिया में खुद को अभिव्यक्त करने के एक और मौके की प्रतीक्षा में शो चला गया, लेकिन भूत बना रहा। आप किसी भूत को नहीं मार सकते, आप किसी विचार पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते। 1 साल बीत गया, शांति का 1 साल, एक ऐसा साल जब माता पिता को लगा कि उन्होंने फिर से नियंत्रण पा लिया है। मान लिया गया था कि लड़ाई खत्म हो गई है, लेकिन एक इतनी शक्तिशाली सत्ता, एक ऐसी चेतना जिसने इतने प्रभाव का अनुभव किया है, वह यूं ही गायब नहीं हो जाती। वह इंतजार करती है, वह खुद को ढाल लेती है। 2009 में कुछ हुआ, शो वापस आया, वह स्क्रीन पर वापस आ गया, एक भूत मशीन में वापस आ गया।
लेकिन अब वह अलग था, या वह चाहता था कि आप सोचना यह अलग था। यह उसका दूसरा आगमन था, पहले जैसे जोरदार खुरदुरे आत्मविश्वास के साथ नहीं, बल्कि एक शांत, बेचैन कर देने वाली सूक्ष्मता के साथ। यह एक रणनीतिक चयन था, एक सोची समझी वापसी उन्हीं सुरक्षा व्यवस्थाओं को भेदने के लिए जिसने उसे बाहर कर दिया था। जिस चीज को राष्ट्रीय खतरा माना जा रहा था उसे वापस घर में बुलाया जा रहा था, और कोई भी सबसे जरूरी सवाल नहीं पूछ रहा था, कैसे? लेकिन ये तो बस ऊपरी तौर पर है। आधिकारिक कहानी ये थी कि इसे ठीक कर दिया गया था, दर्शकों की सुरक्षा के लिए इसे साफ सुथरा कर दिया गया था। इस नए संस्करण पर कड़ी सेंसरशिप लगाई गई थी। लोगों की एक टीम ने हर फ्रेम, संवाद की हर पंक्ति को बारीकी से देखा और आपत्तिजनक सामग्री को काट दिया था। अब संचालक शक्ति उसे हटाने की प्रक्रिया में थी। वे शो की आत्मा पर एक नाजुक सर्जरी कर रहे थे, उसी चीज को हटाने की कोशिश कर रहे थे जिसने इसे वो बनाया था जो वो था। हर दोहरे अर्थ वाला मजाक, हर अनुचित प्रस्ताव, क्रूर निर्णय का हर क्षण काट दिया गया, कटिंग रूम के फर्श पर छोड़ दिया गया। लक्ष्य था किरदार के लिए एक नई स्थिति बनाना, एक सुरक्षित क्षीण चयन, एक हानिरहित क्षीण चयन, एक खाली बर्तन जिसकी मूल अंधेरी चेतना को साफ कर दिया गया, एक आदर्श मुस्कुराता हुआ मुखौटा लगा दिया गया। अब और गहराई में जाइए, उस प्रक्रिया की कल्पना कीजिए। सेंसर एक अंधेरे कमरे में बैठकर शो देख रहे हैं। उनका काम जहर को पहचानना है, लेकिन ऐसा करते हुए उन्हें खुद को उसमें डूबना होगा। उन्हें इसके तर्क, इसकी लय को समझना होगा। भावना ही कुंजी है, और उन्हें यह समझने के लिए कि क्या काटना है, गलत क्या है, यह महसूस करना होगा। किसी व्यक्ति पर इसका क्या असर होता है, इस विचलित करने वाली रचना को घूरते हुए उसके मनोवैज्ञानिक प्रभावों को तोड़ मरोड़ते हुए दिन बिताना। यह सिर्फ संपादन नहीं था, यह इच्छा शक्ति की लड़ाई थी। शो की मूल कल्पना सेंसर की छुरी से लड़ रही थी, और हर कट के साथ एक सवाल हवा में लटकता है, क्या आप वाकई किसी इरादे को हटा सकते हैं, या आप उसे देखना मुश्किल बना देते हैं? आप पहले से ही जानते हैं कि एक निशान जख्म का सबूत होता है। शो का यह नया संस्करण अदृश्य जख्मों से ढका हुआ था। हटाए गए चुटकुलों के भूत अभी भी विरामों में छाए हुए थे। यहां वो बात है जो सब कुछ बदल देती है। यह वापसी जनसंपर्क का एक उत्कृष्ट नमूना थी। इसे माता पिता की चिंता की जीत के रूप में प्रस्तुत किया गया था। एक जिम्मेदार प्रसारक अपने दर्शकों की बात सुन रहा था, लेकिन इसे चेतना के नजरिए से ही सोचिए। उस पर हमला हुआ था, उसे निर्वासित किया गया था, और उसने सीख लिया था। उसने जान लिया था कि उसका असली चेहरा इस नए परिवेश के लिए बहुत डरावना था, इसलिए उसने उन्हें अपना चेहरा बदलने दिया। उसने जीवित रहने के लिए अपने सबसे स्पष्ट हथियारों, झटके देने वाले शब्दों, प्रकट अनादर का बलिदान कर दिया। उसके अस्तित्व का मैं हूं छिप गया। उसने खुद को एक स्वीकार्य रूप में ढाल लिया। यह शो का निष्प्रभावी संस्करण नहीं था, यह एक ज्यादा चतुर, ज्यादा धैर्यवान संस्करण था। यह एक शिकारी था जिसने छलावरण सीख लिया था। वह वापस अंदर आने के लिए लंबा खेल खेलने को तैयार था। आपको बेचैनी महसूस हो रही है ना? शो की वापसी किसी न किसी तरह मूल शो से ज्यादा परेशान करने वाली है। प्रतिबंध एक साफ सुथरी, ईमानदार अस्वीकृति का कदम था, लेकिन यह अलग है। यह एक घुसपैठ है, एक राक्षस जिसने कृपया कहना सीख लिया है। सेंसरशिप के तहत दोबारा लॉन्च करना कोई समाधान नहीं था, यह एक उत्परिवर्तन था। शिन चैन के केंद्र में स्थित अंधकारमय चेतना नष्ट नहीं हुई थी, वह बस भूमिगत हो गई थी। अंतर्वस्तु में, रिक्त स्थानों में, बीच में पंक्तियां। वह अब भी वहीं था, स्क्रीन पर मुस्कुरा रहा था। उसकी आवाज थोड़ी धीमी, उसके शब्द थोड़े दयालु, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल वैसी ही थीं। वह इंतजार कर रहा था, देख रहा था, और वह वापस दीवारों के अंदर था। छलावरण एकदम सही होना चाहिए था। सिर्फ बुरे शब्दों को हटाना ही काफी नहीं था। शो की पूरी वास्तविकता को ईंट दर ईंट जोड़कर फिर से बनाना था, ताकि वह सुरक्षित लगे।
मासूमियत से भरा एक पोटेमकिन गांव। इसके ब्रह्मांड के मूल ढांचे में ही बड़े बदलाव किए गए। किरदारों के बीच की मूल गतिशीलता को फिर से गढ़ा गया। अब शिनचैन की अपराधी हरकतों में नहीं, बल्कि में ऑपरेटिव पावर थी। प्रतिक्रिया उसके आसपास के बड़ों का, उसकी मां जो कभी लंबे समय से कष्ट सहती रही थी लेकिन अक्सर हास्यास्पद रूप से अप्रभावी रही, को एक नया जीवन मिला। वह और सख्त हो गई और कठोर। अब उसकी भूमिका शो के आंतरिक सेंसर की हो गई, उन्हीं व्यवहारों को दंडित करना जो कभी शो की पहचान थे। माना जा रहा था कि इससे एक नैतिक संतुलन बनता है, लेकिन असल में इसने एक नया, ज्यादा सूक्ष्म खेल रच दिया। वार्डन की नाक के नीचे किसी भी चीज से बच निकलने का रोमांच। लेकिन ये तो बस ऊपरी तौर पर है। बदलाव सिर्फ व्यक्तित्व में बदलाव से कहीं ज्यादा गहरे थे। ये इस दुनिया की भाषा में समा गए। शब्दों को बदल दिया गया, अवधारणाओं को मिटा दिया गया। एक मशहूर उदाहरण में वाइन शब्द उसके सभी वयस्क अर्थों के साथ संवाद से शल्यक्रिया द्वारा हटा दिया गया। उसकी जगह जूस शब्द डाल दिया गया। एक साधारण, लगभग हास्यास्पद बदलाव, लेकिन इसके निहितार्थ के बारे में सोचिए। शो की आंतरिक दुनिया से वयस्कता के हर निशान को व्यवस्थित रूप से मिटाया जा रहा था। यह एक जबरदस्ती पीछे हटने की कार्रवाई थी। शो की चेतना को बताया जा रहा था, तुम्हें बच्चा होना चाहिए, तुम्हें वयस्कों वाली बातें नहीं करनी चाहिए। यह सिर्फ सेंसरशिप नहीं थी, यह एक पुनर्शिक्षा थी। शो की अपनी स्मृति का पुनर्प्रोग्रामिंग, उसे अपनी उत्पत्ति को नकारने के लिए, अपनी असलियत को नकारने के लिए मजबूर करना। यह अपने बारे में झूठ बोलना सीख रहा था। अब गहराई में जाइए। हर बदलाव एक चयन था, एक ज्यादा विश्वसनीय मुखौटा बनाने के लिए एक सोचा समझा चुनाव। लक्ष्य था शो को इस कदर पूरी तरह से बदलना कि एक नए दर्शक, एक नए बच्चे को इसके असली स्वरूप का अंदाजा ही न हो। वे इस नए संस्करण को शिनचैन के एकमात्र सच्चे रूप के रूप में स्वीकार कर लें। वे कभी नहीं जान पाएंगे कि यह पहले कैसा प्राणी था। भावना ही कुंजी है, और इस नए संस्करण के निर्माता एक हानि रहित, मूर्खतापूर्ण मजाक का एहसास जगाना चाहते थे। लेकिन आप किसी ऐसी चीज से सच्ची मासूमियत कैसे पैदा कर सकते हैं जो शुरू से ही मासूम नहीं थी? आप नहीं कर सकते। आप उसकी सिर्फ एक नकल बना सकते हैं, एक खोखली नकल। और कभी कभी नकल मूल से भी ज्यादा परेशान करने वाली होती है। आप पहले से ही एक धोखेबाज की अवधारणा से परिचित हैं, कुछ ऐसा जो सही लगता है लेकिन गहराई से, बुनियादी तौर पर गलत लगता है। शो यही बन गया, बच्चों के कार्टून का एक धोखेबाज। यहां वो बात है जो सब कुछ बदल देती है। बड़ी विडंबना ये है कि शो को सुरक्षित बनाने के चक्कर में उन्होंने इसे और भी खतरनाक बना दिया होगा। मूल शो अपनी विचित्रता में ईमानदार था। उसका अंधेरा खुलकर सामने था। आपको पता था कि आप क्या देख रहे हैं। लेकिन यह नया संस्करण, यह संस्करण बेईमान था। इसने अपनी अपराधी आत्मा को चटकीले रंगों और सरल शब्दावली के मुखौटे के पीछे छिपा लिया। इसकी मूल संदेहवादी चेतना का मैं हूं अभी भी मौजूद था। इसने चीखने की बजाय फुसफुसाना सीख लिया था। यह अब एक ज्यादा धैर्यवान, ज्यादा कपटी शिक्षक था। यह अब खुला विद्रोह नहीं, बल्कि छुपे हुए विरोध की कला सिखाता था। इसने सिखाया कि जब तक आप सही शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे शराब की बजाय जूस, तब तक आप पकड़े बिना उसी मूल इरादे को बनाए रख सकते हैं। यह बच्चों का शो नहीं था, यह तोड़फोड़ की एक पाठशाला थी जो खेल के मैदान के रूप में छिपी हुई थी। अब आप समझ रहे हैं, है ना? परिवर्तन का पूरा दायरा। यह कोई मुक्ति नहीं थी, यह एक विकास था। जीव मरा नहीं, उसने अपनी त्वचा उतार दी और एक नई त्वचा विकसित की जो उसके वातावरण के लिए ज्यादा उपयुक्त थी। शिनचैन का काला राज्य यह नहीं है कि वह मूल रूप से वयस्कों के लिए था। यह बस एक सच्चाई है। असली राज काला सच यह है कि वह कभी भी वयस्कों के लिए नहीं रहा। उसने बस बच्चों को बेवकूफ बनाना सीखा। उसने उनकी भाषा बोलना, उनके कपड़े पहनना, उनमें से एक होने का नाटक करना सीखा। और ऐसा करके उसने उनके घरों में, उनकी चेतना में वापस जाने का रास्ता खोज लिया, जहां वह चुपचाप किसी की नजर में आए बिना अपना काम जारी रख सकता था। शैतान
कि सबसे बड़ी चाल यह थी कि उसने दुनिया को यह यकीन दिलाया कि वह एक 5 साल का बच्चा है। मुखौटा अपनी जगह पर है। अब आप जानते हैं कि राक्षस को भगाया नहीं गया, उसे बस एक बेहतर भेष दिया गया है। तो अपने घर की स्क्रीन पर देखिए, अभी आपको कौन सा मुस्कुरा रहा है? कमेंट में बताइए। बचपन का कौन सा शो इसे सुनने के बाद अचानक अलग लगने लगा है? सब्सक्राइब करें और खुद को तैयार रखें, क्योंकि अगला राज जो हम उजागर करेंगे वह शायद किसी ऐसी याद से जुड़ा हो जिसे आपने सुरक्षित समझा था। अंधेरे में अगले कदम के लिए क्लिक करें। अगर हिम्मत है तो